हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैथ्स इजी। आज के इस वीडियो में हम सीटेट जुलाई 2019 के पेपर में मैथ्स के सेक्शन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं इसी पेपर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुका हूं इससे पहले वाले वीडियो में। तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम को निरूपित करती हैं। अब देखिए, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटे की तरफ घटते हुए क्रम में जाना। ठीक है। अब आप ऑप्शन को देखो। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि 30.5, पहला ऑप्शन 30.5, फिर 3.5, फिर 3.055, फिर 3.05 एंड फिर 3.005, फिर 0.355। देखो, पहला ऑप्शन तो हमें मिल गया, सारा अवरोही क्रम में लगा हुआ है। तो कहने का मतलब जो पहला ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में आप नंबर को पहचानिए। पहला ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी अवरोही क्रम में लगा हुआ है। दूसरे ऑप्शन में देखो 30.5, फिर है 3.5, फिर है 3.05, फिर है 3.055। अब मुझे ये बताओ, दूसरे ऑप्शन में 3.05 और 3.055 में कौन सा बड़ा होगा? ये बड़ा होगा, तो इसको पहले आना चाहिए था, लेकिन ये बाद में आया, तो दूसरा ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, मैं सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हालांकि हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब मैं ये बता रहा हूँ कि दूसरा ऑप्शन क्यों गलत है। तो क्योंकि यहाँ पर 3.05 के बाद में 3.055 आ गया, इसलिए गलत हो गया। और हमें अवरोही क्रम में लगाना है। इसका मतलब ये हुआ कि बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम में जाना है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। तीसरा ऑप्शन देख लो, 30.5, 3.05, 3.055, फिर है 3.5। अब देखो, 3.05 बड़ा होता है या 3.5 बड़ा होता है? ऑब्वियस सी बात है कि 3.5 बड़ा होगा। तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बाद में आया है। फोर्थ ऑप्शन देखो, 3.05, 3.005, 3.5, फिर देखो फोर्थ ऑप्शन में भी 3.5 बाद में आ गया, तो ये भी गलत हो गया। कहने का मतलब ये है, हमारा पहला ऑप्शन राइट है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही करना होता है। दूसरा सवाल ये है, एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? अब देखो, मिलाया किस किस को है? मिलाया है यहाँ पर बादाम, बादाम को मिलाया है, प्लस किशमिश मिलाई है, प्लस आपका काजू मिलाया है। इनके वेट कितने थे? बादाम का जो वेट था वो था 5.3 किलोग्राम। अब आप ऑप्शन को देखो, ऑप्शन किस में आंसर दे रहा है? ऑप्शन का आंसर जो आ रहा है वो आपका ग्राम में आ रहा है। तो आपको हर एक चीज ग्राम में बदलनी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5.3 किलोग्राम है, इसको ग्राम में बदल लेंगे 1000 से गुणा करके, क्योंकि जो 1 किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 5.3 की जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा निकल के? 5300 ग्राम। ये तो हमारे हो गए बादाम। किशमिश कितनी थी? किशमिश हमारी थी 2100 ग्राम। ये तो ऑलरेडी ग्राम में है, तो बदलने की जरूरत नहीं है, किशमिश हो गई। इसके अलावा 2.2 किलोग्राम काजू, काजू थे 2.2 किलोग्राम। 2.2 किलोग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 2200 ग्राम। ठीक है, इसको क्या करोगे आप? जोड़ लोगे। 3 1 4, 2 6, 5 2 7, 7 और 2 9। ठीक है, 9600 ग्राम आपके कुल मिला के मिक्सचर जो हो गया वो 9600 ग्राम हो गया। ठीक है। अब 9600 ग्राम में आप ये देखो, इसको बांटना किस में है? इस मिश्रण को बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। 2 दर्जन, 2 दर्जन का मतलब हुआ कि आपके 24 पैकेट बनाने हैं इसके। 24 पैकेट बनाने हैं। तो प्रत्येक पैकेट का भार कितना होगा? 9600 ग्राम के 24 पैकेट बनाने हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा? 9600 को भाग देना पड़ेगा किससे? 24 से। तो यहां से निकल के आ जाएगा प्रत्येक पैकेट का भार। प्रत्येक पैकेट
का भार, काट दो इसको। किससे काटोगे? आप 12 से काट दो, 12 8 96 होते हैं, 12 दूनी 24, 2 से काटोगे 400। तो प्रत्येक पैकेट का जो भार आ जाएगा वो 400 ग्राम आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? तो आपका ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 53। आपका जो पेपर है जुलाई 2019 का है, सवाल नंबर 53 है। ठीक है, ध्यान रखना। सवाल नंबर 53 पे हम आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्वेश्चन नंबर है आपका सीटेट पेपर 2019 जुलाई का पेपर है, उसमें 53 क्वेश्चन है। एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है, तो 3/7 भाग भरा हुआ है पानी से। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि बीकर को ऊपर तक भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अब मुझे एक चीज बताओ कि 3/7 भाग तो भरा हुआ है, कितना भाग खाली है? टोटल भाग होता है एक, एक में से 3/7 घटाओगे तो आपका 4/7 भाग खाली है। और 4/7 भाग खाली होने का मतलब यह है कि इस भाग को भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता और होती है। तो 4/7 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। अब यहाँ से अगर आप एक की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से 16 इसको उधर लेके जाओगे, 7 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 4 चौक 16, 7 चौक 28, 28 लीटर धारिता जो होगी बर्तन की, बीकर की जो धारिता होगी वो 28 लीटर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या कह रहा है? 54 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है तथा रविवार को इनमें से 60 रुपये खर्च कर देती है। उसने 5,950 रुपये का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी? अब बताओ मुझे, प्रत्येक सप्ताह में वो सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एक चीज बताना, सोमवार को कितना खर्च कर रही है? सोमवार को वो खर्च कर रही है 50 रुपये, बुधवार को कर रही है 100 रुपये, थोड़ी बचा रही है। सोमवार को 50 रुपये बचा रही है, बुधवार को 100 रुपये बचा रही है और शुक्रवार को 80 रुपये बचा रही है, 80 रुपये बचा रही है। लेकिन लेकिन रवि, ये तो हो गई इसकी बचत, ये तो हो गई इसकी बचत। कुल बचत यहाँ से अगर मैं निकालूं, कुल बचत अगर निकालूं तो यहाँ से इसकी जो कुल बचत आ जाएगी, 100 में जोड़ो 50, 150, और 150 में अगर आप 80 जोड़ोगे तो 230 रुपये की ये कुल बचत कर लेती है यहाँ से। लेकिन इसमें एक चीज और कह रहा है कि जो रविवार का दिन आता है तो रविवार को ये 60 रुपये इसमें से खर्च कर देती है। भाई रविवार को 60 रुपये खर्च कर दिए तो ये एक्सपेंस हो गया, इसको घटा दो। तो कुल मिला के अगर टोटल हफ्ते में बचत देखें, टोटल हफ्ते की बचत देखें, कुल बचत कितनी हुई? नेट, नेट बचत, ठीक है, कितनी हुई? 230 में से 60 घटा दोगे तो 13 में से 6 गए 7, 170 रुपये वो बचा देती है कुल मिला के एक हफ्ते में। आपसे पूछ रहा है कि 5,950 रुपये का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी। इसका मतलब ये है, इसमें ये पूछ रहा है कि 5,950 रुपये वो कितने सप्ते में बचा पाएगी। तो एक सप्ते में कितना बचा रही है? 170 बचा रही है। बचाने उसे कितने हैं? 5,950 बचाने हैं। इसको 170 से डिवाइड कर देना है, 170 से डिवाइड कर देना है तो यहाँ पे सप्ताह की संख्या आ जाएगी। सप्ताह की संख्या मतलब इतने रुपए वो कितने सप्ताह में बचा पाएगी। तो सप्ताह की संख्या बराबर 5,950 बटे 170। 0 0 काट तो 17 का पढ़ा आता ही होगा। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 8 बचा 17 बन जाए 35। आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 है।
55 क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है कि मैं कौन सी संख्या हूं, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन में देखो सभी सभी 2 अंकों की सम संख्या है, तो पहले से तो कुछ क्लियर होगा नहीं। दूसरा कह रहा है कि मैं 3 4 6 का सार गुणज हूँ। 3 4 6 का सार गुणज का मतलब ऐसी संख्या जो 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए, ये चीज ध्यान रखना। तो आप ऑप्शन में देख रहे हो कि पहली संख्या 56 है, वो 3 से नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि 56 का जो सम ऑफ डिजिट होता है वो आपका आता है 11, और सम ऑफ डिजिट 3 से कटने के लिए सम ऑफ डिजिट आनी चाहिए ऐसी संख्या जो 3 से कट जाए। तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। दूसरे ऑप्शन पे हम आते हैं 24। 24 देखो 3 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है और 6 से भी कट जाता है। ठीक है, 6 से भी कट जाता है। अब यार देखो यहाँ पर एक चीज आपसे बोल रहा है कि मेरे अब ये तो तीसरा ये हो गया, मैं 3 4 6 का सार में गुणा दूं, तो 24 तो 3 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है और 6 से भी कट जाता है। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। तो 9 का अब देखो 24 के अगर आप गुणनखंड करो तो 24 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 और क्या होगा 6 और होगा 8 और खुद होगा 24। ये इसके हो जाएंगे गुणनखंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने गुणनखंड हुए? 7 गुणनखंड हुए। ठीक है, 7 फैक्टर हुआ, तो ये दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तीसरे ऑप्शन पे आ जाओ 36। 36 भी 2 से कट जाती है, 3 से कट जाती है, 6 से कट जाती है। 36 के अगर फैक्टर करें तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा नहीं, 6 होगा, 7 8 भी नहीं होगा, 9 होगा, 9 के अलावा 10 भी नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 13 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 16 17 18 18 होगा। ठीक है, 18 के बाद में फिर कोई नहीं होगा। 18 के बाद में सीधे आप आ जाओ 36 पे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर देखो 2 अंकों की सम संख्या हो गई, 3 4 6 का सार गुणज भी हो गई, और यहाँ पर इसके टोटल 9 फैक्टर हो गए, तो 36 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हम चलो 48 का भी देख लेते हैं। 48 के फैक्टर देखेंगे तो 1 2 3 4। ठीक है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9 होगा नहीं, 10 भी नहीं होगा, 11 12 होगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 16 होगा। ठीक है, 17 18 नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा, 20 21 22 23 24 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसमें भी 9 आ रहा है, इसमें भी 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ जो गड़बड़ तो नहीं हो गई है? एक से कट जाएगी। हाँ, सॉरी, यहाँ 48 और आएगा। यहाँ पे 48 और आएगा। देखो यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके 10 गुणनखंड हो गए। तो इसके 10 होने का मतलब ये है कि ये भी संख्या जो है ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि हमें केवल 9 चाहिए। तो 36 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 36 ही एक ऐसी संख्या है जिस जो तीनों जो कथन दिए हुए हैं उनको वेरीफाई कर रही है। मैं सम संख्या हूँ, तो सम संख्या है भी। 3 4 6 का सार गुणज है, वो भी है, और इसके 9 गुणनखंड है, वो भी है। तो 36 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कोई आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 56, वर्ग है, उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वर्ग को बना लो, इसकी भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा? तो मुझे ये बताओ, परिमाप क्या होता है वर्ग का? 4 गुना भुजा, तो 4 गुना 10 बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग की भुजा दुगनी कर दो तो नया परिमाप कितना हो जाएगा? दुगनी करने के बाद नया परिमाप हो जाएगा, दुगनी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। गुना 2 से कर दोगे तो 20 हो जाएगी। तो 4 गुना भुजा होता है तो 80 हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पहले कितना था? 40 था, अब कितना हो गया? 80 हो गया। तो 80 40 का कितने गुना होगा? मान लिया हमने x गुना होगा, तो x बराबर हो जाएगा 80/40 बराबर 2। तो 2 गुना आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं।
कि निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति दोनों रेखाएं हैं। अब कहने का मतलब यह है, अगर हम उसको अक्षर को क्षैतिज से काट दें या ऊर्ध्वाधर से काट दें, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सेम बनेगा। सम्मति का मतलब ये होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे आपका वी लिखा, ठीक है। अब वी का अगर यहाँ पे आपने शीशा लगा दिया, तो आपको जो यहाँ दिखेगा वो वी दिखेगा इस तरीके से। तो ये क्या हो गई, सिमेट्री हो गई, सममित रेखा हो गई। अब इसमें एक्स ही एक ऐसा अक्षर है, जैसे ये एक्स लिखा है, अब एक्स को आप ऐसे डिवाइड कर दो। अब आप ऐसे डिवाइड करोगे, जैसे आपने ऐसे डिवाइड किया, यहाँ पे आपने शीशा लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, तो वो ऐसे दिखेगा। लोगों को एक्स बनना है, यहाँ पे आपने ऊर्ध्वाधर काटा, अब आप इसको क्षैतिज रूप से काट दो। क्षैतिज रूप से काटोगे, यहाँ पे शीशा लगा दिया मान लो, ठीक है, तो यहाँ पर भाग बनेगा आपका ऐसा, तो ये भी एक्स बनना है। तो कहने का मतलब ये है, अगर इसको चाहे आप कैसे भी काट लो, ऊर्ध्वाधर काट लो, खड़े होकर काट लो, चाहे लिटा के काट लो, बात वही है कि जो आप शीशे में देखोगे तो वैसी ही सेम आकृति बनेगी, और किसी अक्षर में सेम आकृति नहीं बनेगी। एक्स को आप उल्टा करके देख लो, वही बनेगा, ठीक है। सी को उल्टा करोगे तो इस तरीके से बनेगा, देखो सी को अगर उल्टा करोगे आप तो इस तरीके से बनेगा, अगर आप मिरर इमेज बना रहे हो तो, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन गलत है, केवल यही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब तो क्वेश्चन हमारा 58 ये है, ये कह रहा है कि 1 1 0 1 1 2 को आपको बदलना है डेसिमल में। अब यहाँ पर एक चीज बताओ मुझे कि बाइनरी बाइनरी का मतलब क्या होता है। बाइनरी का मतलब होता है जिसका बेस 2 हो। अब यहाँ पर बेस 2 है, तो नीचे 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि ये आपका दिया हुआ है बाइनरी में। किसमें दिया हुआ है, बाइनरी में आपका दिया है। यहाँ पर बेस 10 है। बेस 10 का मतलब क्या है, बेस 10 का मतलब होता है कि वो आपकी चीज किसमें दी गई है, वो आपको दिया गया है डेसिमल में। तो आप यहाँ पर देखो, आपको कन्वर्जन क्या करना है, कन्वर्जन आपको करना है बाइनरी, बेस 2 है, बाइनरी मतलब इसका हो गया बाइनरी, यहाँ बेस कितना है 10 है, इसका मतलब हो गया डेसिमल। तो कहने का मतलब आपको फाइनली इसको बाइनरी बाइनरी टू डेसिमल में चेंज करना है, बाइनरी टू डेसिमल में चेंज आपको करना है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि बाइनरी को आप कैसे पहचानोगे। बाइनरी में केवल 2 नंबर रहते हैं, 0 रहेगा या तो 1 रहेगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं रहेगा। बाइनरी की पहचान ये होती है, इसमें 0 रहेगा या 1 रहेगा। अब आप देखो यहाँ पे 1 1 0 1 1, इसमें क्या है, या तो 0 है या तो 1 है, इसके अलावा कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं है। तो बाइनरी की पहचान क्या होगी, बाइनरी हमेशा 0 और 1 में चलता है। डेसिमल क्या है, डेसिमल में आपका 0 1 2 3 से लेकर के 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है डेसिमल में, ठीक है। फिलहाल हमें यहाँ पर सीखना है कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी फिर मैं आपको डेसिमल टू बाइनरी भी बताऊंगा, हो सकता है कि आपके अगले एग्जाम में डेसिमल टू बाइनरी पूछ ले, ठीक है। तो डोंट वरी, मैं आपको दोनों कन्वर्जन यहाँ पे सिखाऊंगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करें। तो बाइनरी टू डेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, बहुत जरूरी ध्यान रखनी होगी। क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है आपको, जब आप बाइनरी टू डेसिमल में जाएंगे, बाइनरी टू डेसिमल में जाएंगे, तो आपको उसमें 2 से हर एक नंबर में गुणा करनी पड़ेगी, हर एक नंबर में 2 से गुणा करनी पड़ेगी। बाइनरी टू डेसिमल में गुणा करनी पड़ेगी, डेसिमल टू बाइनरी जाएंगे तो मैं भाग करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, फिलहाल आप जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझो ध्यान से। बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी है कितनी हमारी, देखो अब यहाँ पे मैं यही पे आपको समझना है। नंबर आपका लिखा है ये नंबर आपका लिखा है, ठीक है। अब आप इस 2 को भूल जाओ, फिलहाल आप ये मान लो कि आपका नंबर ये लिखा है, नंबर लिखा है। अब मुझे बताओ कि ये कितनी डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हैं, ये 5 डिजिट दिख रही है आपको। अब आपको क्या करना है कि ये वाली डिजिट लेनी है, कौन सी वाली, ये वाली, ये डिजिट लेनी है, ये वाली। ये आपने यहाँ पर 1 ले लिया यहाँ पे 1, गुणा गुणा किया। अब आप क्या करोगे, 2 2 की ऊपर पावर लगाओगे, कितनी पावर लगानी है, इस 1 को छोड़ के कितने नंबर बचे, 1 2 3 4 नंबर बचे, तो 2 के ऊपर पावर लगा दो 4। फिर आपको करना है प्लस, क्या करना है, प्लस, ठीक है, प्लस करना है आपको।
फिर आपको ये एक का हो गया, अब ये वाला एक आया, इस एक को ले लो गुणा, इस एक को ले लिया, इसको छुपाओ, कितने नंबर बचे, 3 नंबर बचे, तो 2 की पावर 3 प्लस, अब आगे क्या आएगा, जीरो, जीरो गुणा, जीरो को छुपाओ, कितने बचे, 2 नंबर बचे, 2 की पावर 2, मतलब पावर रिड्यूस होती जा रही है, प्लस ये एक ले लिया आपने गुणा, कितने नंबर बचे, 1 नंबर बचा, प्लस, ठीक है, अब ये एक बचा, एक गुणा, 2 की पावर कुछ नहीं बचा, अब जब कुछ नहीं बचेगा तो हम क्या लगा देंगे, ऊपर जीरो लगा देंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखो 2 की पावर 4 का मतलब होता है, 2 की पावर 4 का मतलब ये होता है 2 की 4 बार गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 3 का मतलब होगा 8, निकाल लोगे आप, जीरो की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो जीरो ही आता है, एक गुणा 2 की पावर 1 का मतलब होगा 2, प्लस 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, पावर किसी की जीरो लगा दो उसका मतलब 1 होगा, अगर आप 50 की पावर भी जीरो लगाओगे ना तो उसका मतलब 1 ही आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से इसका मतलब हो जाएगा 1, तो इसका मतलब आप हो गया 16, इससे आपने लिख लिया 8, इससे आपने लिखा 0, इससे आपने लिखा 2 और इससे आपको मिल गया 1, इन सबको जोड़ लो, 16 8 कितने होते हैं 24, 24 तो 26 और एक यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 27, और 27 आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये मैंने आपको बता दिया बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, समझ में आया, नहीं आया तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अभी समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं यहीं पे, क्वेश्चन ये है आपको इसको कन्वर्ट करना है, 1 1 1 0 1, इसको बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है, ठीक, क्लियर है। अब देखो कैसे कन्वर्ट करोगे, इस नंबर को लिख लोगे, पहले लिख लिया, क्या करोगे, इस नंबर को लोगे, पहले एक को लिया आपने, एक को लिया गुणा, एक को छुपाया, 2 की पावर कितनी लगाओगे 4, प्लस फिर अगले एक को लोगे, छुपा लोगे 2 की पावर 3, प्लस फिर अगले एक को लोगे 2 की पावर 2, फिर जीरो को लोगे 2 की पावर 1, प्लस एक को लोगे 2 की पावर 0, इतना मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। अब यहाँ से जब निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा 16, यहाँ से जब निकालोगे तो आपका आ जाएगा 8, यहाँ से निकालोगे तो आएगा 4, इन सबको जोड़ना है, ये जीरो से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये तो जीरो हो जाएगा, इससे निकालोगे तो 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, यहाँ से आएगा 1, तो 16 8 24, 24 4 28 और 1 29, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है, तो 29 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक, अगर समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा। अगला इसी में हो सकता है कि अगली बार आपका, इस बार आया है बाइनरी टू डेसिमल, हो सकता है कि अगली बार डेसिमल टू बाइनरी आ जाए, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी आ जाए तो हम उसको भी समझा देते हैं यहाँ पे, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन कैसे करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, तो यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ अपनी मर्जी से, जैसे मुझे 25 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, आप बेस को देख के पहचान सकते हो, ये 10 का मतलब होता है डेसिमल, 2 का मतलब होता है बाइनरी, और नंबर दिया हुआ है, नंबर दिया हो तो नंबर से ही पहचान लोगे, नंबर होता है डेसिमल में, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 01 जो होता है वो होता है आपका बाइनरी में, तो 25 को आपको कन्वर्ट करना है, तो 25 को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप देखो 25 को आप करोगे, देखो उसमें क्या करते हैं, जब हम बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम करते हैं गुणा, अगर हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो हम करेंगे भाग, किससे भाग करेंगे, 2 से ही भाग करेंगे, जैसे उसमें 2 से गुणा करी थी, इसमें 2 से भाग करेंगे, अब देखो 2 से भाग कर दो इसको, 2 से अगर भाग करोगे तो आप ये देखोगे 2 से जब भाग करोगे तो यहाँ पर भागफल आएगा 12 और शेष बचेगा, रिमाइंडर हम यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1, मतलब शेष बचेगा 1, 2 से 25 को भाग दोगे तो भागफल आएगा 12, रिमाइंडर यानी शेषफल बचेगा 1, फिर 2 से भाग दो इसको, फिर 2 से भाग दोगे तो 6 आएगा, शेषफल 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, फिर 2 से भाग दोगे 3 आएगा, शेषफल 0 बचेगा,
फिर 2 से भाग दोगे, 1 आएगा भागफल और 1 बचेगा शेषफल। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है। अब फिर यहाँ पर तो भाग जाएगा नहीं, इसमें तो भाग यहाँ पर जाएगा नहीं। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर अगर आप इसको 2 से भाग करोगे, 2 से भाग करोगे भी तो यहाँ पे शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 से 1 को भाग करोगे तो भी शेषफल कितना आएगा, 1 ही बचेगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, उल्टा जाना है, उल्टा चलोगे आप, 1 से इस एक पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। अब आप इसको बदल रहे हो तो नीचे चलोगे, नीचे से ऊपर की तरफ चलोगे, तो नीचे 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 1 है, ये आपका बदल गया -2 में। जस्ट अपोजिट चलना है हमें, जस्ट अपोजिट चलना है, कुछ नहीं करना है और। ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे अभी हमने किसका किया था, 27 का किया था ना, 27 का, तो 27 का ही ले लेते हैं, 27 का ले लो। 27 को जब बदलोगे तो आप क्या करोगे, 27 को भाग दोगे किससे, 2 से, और यहाँ लिखोगे रिमाइंडर। 2 से भाग दोगे तो यहाँ बचेगा आपका 2 एकम 2, 2 3 6, 1 शेषफल बचेगा। फिर भाग दोगे 2 6 12, 1 शेषफल बचेगा। 2 से भाग दोगे 3, 0 शेषफल बचेगा। 2 से भाग दोगे 1 एकम 2, बचेगा यहाँ पर 1 शेषफल। फिर 1 को, इस वाले 1 को 2 से भाग दोगे, कुछ नहीं बचेगा, 1 शेषफल बचेगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब इसको उल्टा चलो, नीचे से ऊपर की तरफ, 1 1 0 1 1, ये आपका बदल गया लाइन। समझ में आ गया, क्लियर हुआ कंसेप्ट? ठीक है, हो गया ना क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और बचा है आपका, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है 72 गुणा 28 बराबर 36 गुणा 4 गुणा, यहाँ पे है खाली स्थान। तो इसमें आपके 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उन 5 स्टेटमेंट में से आपको ये बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। यहाँ पे आप x मान लो, इस x की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं हम। इस x की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर हो जाएगा 72 गुणा 28 बटे 36 गुणा 4। यहाँ से 36 दूनी 72, 4 सत्ते 28, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 14। ठीक है, यहाँ पे 14 आएगा। ठीक, अब मुझे, अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन सॉरी कथन देखो, कथन ए क्या कह रहा है, 7 का गुणज है, 14 7 का गुणज है, बताओ 7 का गुणज है, हाँ है, तो ये ऑप्शन सही होगा, बी हमारा कथन सही होगा। ठीक है, बी में क्या कह रहा है कथन में, एक अभाज्य संख्या है, तो ये क्या एक अभाज्य संख्या है, नहीं है। सी कथन क्या कह रहा है, 10 से कम है, 10 से कम दिख रहा है आपको, नहीं। फिर डी कह रहा है एक सम संख्या है, हाँ एक सम संख्या है। फिर ई कह रहा है कि 56 का गुणनखंड है, 14 56 का गुणनखंड है, तो कोई 56 14 को काट देगा, कि 56 से 14 14 56 कट जाएगा, देखो 14 चौक 56 कट गया। तो कहने का मतलब यह है 14 क्या होगा, गुणनखंड होगा 56 का, तो ई भी सही होगा। तो कहने का मतलब 3 चीजें सही होगी, ए डी और ई, ए डी ई ये 3 सही है, इसका मतलब ये हुआ तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया पेपर लेकर के प्राइमरी सेक्शन का, और इसी तरीके से वीडियो आपके बनते रहेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, मैक्सिमम इस वीडियो को फैला दीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।